गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक जिसका पाठ है संस्थाओं का कामकाज वर्कशीट नंबर 40 करते हैं। वर्कशीट नंबर 40 में क्या कहा गया, टॉपिक क्या हमारे नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया, यानी जो नीतिगत सरकार के द्वारा जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं उनकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होती है, किस प्रकार से वो लिए जाते हैं, इसमें बताया गया है। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ सरकार कहा जाता है, यानी जो हमारा भारत देश है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर उसमें सरकार के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो जो सबसे टॉप लेवल का जो स्तर होता है उस सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है, केंद्र सरकार या संघ सरकार कहा जाता है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं, यानी सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसमें अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग भूमिका निभाई जाती है, जिसमें 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया। कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं? पहली होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। विधायिका का बेटा क्या कार्य होता है? विधायिका का कार्य होता है कानून बनाने वाली संस्था, यानी कानून बनाने का काम क्या विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। और वो जो बने हुए कानून है उनका पालन करवाने का कार्य कौन सी संस्था का होता है? कार्यपालिका का। और जो तीसरी संस्था है न्यायपालिका, उसका कार्य क्या होता है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है क्या वो संविधान के अनुसार बना है या नहीं बना है, उस कानून की समीक्षा करने का कार्य किसका काम होता है? तीसरी संस्था न्यायपालिका का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सरकार में 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये जो संस्थाएं होती हैं इसमें कहा गया है कि इन राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता आखिर में क्यों होती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है, यानी जो हमारे भारत देश के जो नागरिक होते हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं कहा गया है? सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, जैसी मतलब कि इसमें 3 का नाम दिया गया। इस प्रकार की और भी सुविधाएं हैं जो उपलब्ध कराने का काम किसका होता है? भारत सरकार का होता है। वह कर, जैसे कर को क्या कहा जाता है? टैक्स इकट्ठा करके किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। उस पैसे को किसके ऊपर खर्च किया जाता है? सेना, पुलिस और विकास कार्यों पर खर्च करती है। कौन? सरकार खर्च करती है। किस पे खर्च करती है? सेना पर करती है, पुलिस पर करती है, विकास कार्यों का मतलब होता है जैसे डैम बनाना, सड़कें बनाना और जैसे कि गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, ये नागरिकों से संबंधित जैसे शिक्षा पर खर्च करना, ये सारे कार्यों पर पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। और ये पैसा कहाँ से आता है? सरकार जो नागरिक टैक्स देते हैं उस टैक्स के द्वारा आता है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके। लोकतंत्र का मतलब आपने छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, यानी हमारे यहाँ सुचारू रूप से लोकतंत्र सही प्रकार से कार्य कर सके, इसके लिए इन संस्थाओं की आवश्यकता होती है। बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल होते हैं। जैसे बड़े बड़े जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं ना, उनमें हमारे जो देश के प्रमुख अधिकारी होते हैं उनकी मुख्य भूमिका होती है। और मुख्य भूमिका होने का मतलब वो उन फैसलों में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखा कि 3 संस्थाएं होती हैं। इन संस्थाओं की आवश्यकता, वो संस्थाएं तो और भी होती है लेकिन ये 3 प्रमुख संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं की आवश्यकता हमें सरकार को या देश को आवश्यकता क्यों होती है। अब बताया गया है कि इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते हैं। उन अधिकारियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रमुख अधिकारियों में सबसे पहले है हमारा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन होता है? जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। औपचारिक मतलब ऑफिशियल रूप से सबसे बड़ा देश का अधिकारी होता है हमारे देश का राष्ट्रपति, जिसे हम क्या कहते हैं? हमारे देश का प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? प्रधानमंत्री। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, यानी सरकार की ओर से, यानी उनकी तरफ से सरकार की ओर से जो राइट्स होते हैं, राजनीतिक अधिकार जो होते हैं, उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। अन्य मंत्री का मतलब क्या होगा कि अलग अलग जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, रक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, अब नया जो एक डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया गया, जैसे शिक्षा विभाग बनाया गया है, नाम बदला गया है, विभाग तो वही है। तो उन मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन उनकी सिफारिश करना किसका काम होता है? प्रधानमंत्री का काम होता है कि इन विभागों के मंत्री पद पर इन व्यक्तियों की क्या की जाए? नियुक्ति की जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें संसद।
संसद क्या होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। यानी जो हमारे देश की जो संसद होती है ना बेटा, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो तीन चीज़ें कौन कौन सी होती है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा। इन तीन से मिलकर क्वेश्चन बनता है हमेशा 1 नंबर का कि संसद में क्या क्या शामिल होते हैं। तो संसद में क्या क्या शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। यानी संसद देखो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश का, वो संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद के फैसलों में इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। यानी कोई भी बिल संसद में लाया जाता है, वो बिल संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है, यानी पास किया जाता है। उसके बाद उस बिल को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी यानी हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। और फिर वो पहले जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वो क्या होता है? बिल होता है। और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं वो बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखा कि जो हमारे प्रमुख अधिकारी होते हैं उनमें किस प्रकार से कार्य करते हैं, कोई नीतिगत फैसलों में उनकी क्या भूमिका होती है। अब जैसे हमने बताया कि जो 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो दोनों सदन होते हैं ना, इनकी शक्तियों में भी अंतर होता है। कौन से सदन की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से, वो हम देखते हैं। हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार दिए गए। जो हमारा भारत देश का जो संविधान है उसमें जो राज्यसभा है वो राज्यों के संबंध में उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। किसकी तुलना में? लोकसभा की तुलना में। लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। आइए देखें कैसे। यानी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार किसको प्राप्त है बेटा? लोकसभा को। लेकिन अन्य जो मामले होते हैं उनमें ज़्यादा अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा को। देखें किस प्रकार से प्राप्त है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है? किसी भी कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है। यानी कोई भी जब बिल लाया जाता है संसद में तो सदन के दोनों सदनों के द्वारा पारित होना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस बिल के ऊपर दोनों सदनों की सहमति नहीं हो पाती, यानी दोनों सदनों के बीच क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। तो लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे हमें पता है कि हमारे लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? 545। और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? 245। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है राज्यसभा की। और लोकसभा की कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लेकिन जैसे इस प्रकार से समझ लो कि ये 2 कक्षाएं हैं, तो एक में 545 सदस्य हैं और एक में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। तो इसमें क्या होगा? जिस कक्षा में ज़्यादा बच्चे होंगे, यानी जिस सदन में ज़्यादा सांसद होंगे, तो उनके विचारों को प्राथमिकता ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या कहा गया कि जो लोकसभा होती है, इसमें लोकसभा की किसी भी मतलब कि बिल को लेकर अगर मतभेद दोनों सदनों के बीच में हो जाता है तो लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? पैसों के मामले में वैसे तो बहुत सारे बिल होते हैं, लेकिन बिलों को भी कई प्रकार से बांटा गया है। लेकिन आप 2 प्रकार से समझ लो यहाँ पे। तो एक बिल होता है जो पैसों से संबंधित होता है, जिसको कहा जाता है वित्त से संबंधित बिल। तो पैसों के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है। यानी जो वित्त का जो बिल होता है, वित्त संबंधी या बजट संबंधी जो बिल होता है, वो सबसे पहले कौन से सदन में रखा जाता है? मतलब कि बजट के अलावा कोई भी बिल होता है बेटा, उसको हम राज्यसभा में रखें पहले या लोकसभा में रखें, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी रख सकते हैं। पहले कौन से भी सदन से पारित किया जा सकता है। लेकिन जो वित्त से संबंधित बिल होता है उसको सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। राज्यसभा में वित्त से संबंधित बिल पहले कभी भी नहीं रखा जाता है। तो पहले लोकसभा के द्वारा उस बिल को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। उसके बाद वो बिल पारित होकर कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। जब वो बिल पारित होकर राज्यसभा में जाता है तो उस बिल को राज्यसभा के द्वारा क्या किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या
क्या किया जा सकता है, सुझाव दिए जा सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा उस बिल को क्या कर सकती है, 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन के बाद भी अगर राज्यसभा उस बिल को वापस लौटाकर लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो उस बिल को स्वतः ही पारित समझा जाता है। उसके अलावा जो सुझाव राज्यसभा के द्वारा उस बिल के ऊपर दिए गए हैं उनको मानना या न मानना ये लोकसभा के ऊपर निर्भर है। मानते हैं तो भी ठीक है, उनको लोकसभा को लगता है कि ये बिल में कुछ सुधार करने की आवश्यकता, जो उन्होंने सजेशन दिए है सही है, अच्छे हैं, तो वो माने तो भी लोकसभा की मर्जी है और ना माने तो भी लोकसभा की मर्जी है। यानी वित्त से संबंधित बिल में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अब तीसरा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। यानी जो पूरा मंत्री परिषद होता है जिसमें मंत्री प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में जो मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, उसको मिला के जो बनता है मंत्री परिषद बनता है। तो इसमें ये बात कही गई कि जो लोकसभा है और मंत्री परिषद के ज़्यादातर सदस्य किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। मंत्री परिषद में सदस्य बेटा राज्यसभा के भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। तो लोकसभा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण मंत्री परिषद पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किसका होता है, लोकसभा का होता है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। यानी लोकसभा में जो दल अपना बहुमत लेकर आता है, यानी बहुमत किसे कहा जाता है कि जो 545 होते हैं उससे आधे से एक सीट ज़्यादा जो लेके जो पार्टी लेकर आती है उसे लोकसभा में क्या हासिल होता है, बहुमत हासिल होता है। तो लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री को क्या करना पड़ता है, पद छोड़ना पड़ता है, जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी ये अधिकार भी किसको प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त है। तो हमने इस प्रकार से 3 पॉइंट्स में देखा कि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में क्या है, ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा बेमानी है। राज्यसभा का भी अपना महत्व है, क्योंकि राज्यसभा को राज्यों से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो उसको विशेष अधिकार किसको प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमारी वर्कशीट नंबर 40 पूरी हुई है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे यहाँ सरकार के 3 स्तर होते हैं जो आपके छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। 3 स्तर में पहले कौन सी होती है, इसमें एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली होती है केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार और तीसरी होती है स्थानीय स्वशासन जो, ठीक है। तो इनकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ, इनकी, और ये भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं, इनमें कौन कौन का मतलब अधिकारियों के बारे में जो हमने पढ़ा है उनके बारे में आपको लिखना है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, जो सबसे लास्ट में अभी जस्ट हमने पढ़ा है उसके बारे में। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।